तो अब हम कुछ हाउस प्रॉपर्टी के कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। उसमें हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को फुलफ़िल करने के लिए 3 बेसिक कंडीशंस होती है। वो है फर्स्ट, बिल्डिंग या लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू होना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी अपना लैंड है उस पर कुछ बिल्डिंग वगैरह होना चाहिए जिससे कुछ रेंट रिसीव हो रहा हो। असेसी ओनर होना चाहिए वो प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी कोई भी पर्पज़ के लिए यूज़ करी जा सकती है लेकिन खुद के बिज़नेस के लिए नहीं, तो ही वह इनकम जो रहेगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कंसीडर होगी। फर्स्ट है बिल्डिंग लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू, असेसी शुड बी द ओनर, प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज बट नॉट पीजीबीपी। नेक्स्ट कंसेप्ट है डीम्ड ओनर का। डीम्ड ओनर वो होता है जो ओनर नहीं होके भी ओनर होता है वो प्रॉपर्टी का। जैसे अगर स्पाउस में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो भी जो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वही ओनर माना जाएगा। मतलब जो भी अगर उसकी कुछ इनकम आएगी तो उस पर टैक्स कौन भरेगा? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि उसने बिना पैसे के ट्रांसफ़र करी है। एचयूएफ की कोई प्रॉपर्टी है तो जो ओनर रहेगा वो करता रहेगा एचयूएफ का। उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट में है प्रॉपर्टी तो जिसके पास लीगल पोजेसन रहेगी प्रॉपर्टी की वो उसका ओनर माना जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पशंस पढ़ रहे हैं, मतलब जिस केसेस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो रहेगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंसीडर ही नहीं करी जाएगी। तो कौन कौन से केसेस हैं वो? फर्स्ट है अगर कोई फार्म हाउस से प्रॉपर्टी आ रही है। दूसरा है कि अगर कोई आपके पास 2-3 हाउस है तो उसमें जो एक हाउस रहेगा उसकी प्रॉपर्टी, कोई एक्स रूलर है, कोई राजा का पैलेस है, वहाँ से कोई इनकम आ रही है तो उसमें से एक पैलेस की इनकम नहीं कंसीडर करी जाएगी। जो खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रहा है उसकी इनकम कंसीडर नहीं करी जाएगी वो प्रॉपर्टी की हाउस प्रॉपर्टी में। कोई चैरिटेबल पर्पस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पर्पस कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहा है तो वो भी इसमें कंसीडर नहीं करी जाएंगी। ये थी इसकी थ्योरी। अब हम देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होता है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू के 3-4 कंसीडरेशन है, वो मैं बताती हूँ कैसे निकलती है। उसमें से हम माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब जो रेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, और हम माइनस करते हैं वैकेंसी की वजह से हुआ लॉस, मतलब जो हमने किराए पे दिया था और उस टाइम किराएदार नहीं था या वेकेंट नहीं था, जैसे 10 महीने के लिए ही कोई फ्लैट है वो किराए पे गया, 2 पे नहीं गया तो वो 2 महीने को वैकेंसी बोलते हैं। जब हम इन दोनों को एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद हम टैक्सेस माइनस करते हैं। म्यूनसिपल टैक्स होता है जो कंपलसरी है कि ओनर नहीं पे किया हो, भले ही पहले का पे किया हो, बाद का पे किया हो, करंट पीरियड का पे किया हो, कभी भी पे किया हो, लेकिन पेड होना चाहिए तो ये माइनस हो जाता है। एंड कंपलसरीली ओनर ने पे किया होना चाहिए, टेनेंट पे करता है तो माइनस नहीं होता है। जब हम इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू से रिड्यूस करते हैं तो आता है नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होती है जो कि अंडर सेक्शन 24 होती है, और वो होती है 30% ऑफ NAV। जो ये NAV हमने कैलकुलेट करी है उसमें से उसी का ही हम 30% माइनस करते हैं तो आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद रखना है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये हमको मिल रही है ताकि जो भी हमने रिपेयर, मेंटेनेंस, XYZ खर्चे करे हो हम उसको ना माइनस करते हुए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं। इसका मतलब हमें वो खर्चों को इग्नोर करना होता है। उसके बाद हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। जब हम NAV में से स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड माइनस करते हैं तो आ जाती है हमारी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जो हमने एनुअल वैल्यू निकालनी थी जो हम फर्स्ट केस में निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? 4 क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत ईजी है। अगर हमको चारों का कंपैरिजन करना होता है, लेकिन पहले किन दोनों का कंपैरिजन होता है? फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट का। याद रखना कंसेप्ट HLH का, हाई लो हाई का। तो सबसे पहले जो हम कंपेयर करते हैं वो फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट को करते हैं। इन दोनों में से जो भी हायर रहता है उसको कंसीडर कर लेते हैं। अब जो इन दोनों में से हायर आया उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। ये जो लाइन ड्रॉ कर रही है उससे आप समझ जाओ। तो इन दोनों में से जो लोअर रहता है इसे हम कंसीडर करते हैं। कौन सा? फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट में से बड़ा वाला, उसमें से जो आया उसमें हमें स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो कम रहेगा वो हम कंसीडर करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। उसके बाद जो आया प्लस हम उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, उसमें से जो बड़ा रहेगा वो हम कंसीडर करेंगे एनुअल वैल्यू। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। हाई लो हाई का कंसेप्ट है। पहला है फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट का कंपैरिजन, इन दोनों में से जो बड़ा है वो। फिर इन दोनों में से जो बड़ा आया उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में से जो छोटा आया वो, और इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट, इसमें भी जो बड़ा आया वो। एक और कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड का। जो हम लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसमें हमें डिडक्शन मिलती है। इसको हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करा है। एक डिडक्शन रहती है प्रीवियस ईयर की और एक रहती है ईयर प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो रहता है इसमें हमको फुल इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो रहता है
इसे हम इसमें जो डिडक्शन रहती है उसको हम जो हमारी लास्ट 31 मार्च रहती है, जिस ईयर में वो कंप्लीट हुआ हो, सपोज अगस्त 23 में वो कंप्लीट हुआ है, तो जो अगस्त रहेगी हमारी मार्च की, वहाँ तक हम देखेंगे कितना टाइम पीरियड हो रहा है, वहाँ तक का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जब से हमने डेट ऑफ लोन टेकन है तब से लेके डेट ऑफ कंप्लीशन के 31 मार्च तक का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद उसको 5 ईयर्स से डिवाइड करते हैं, फिर जो इंटरेस्ट आता है वो हमारा टोटल आ जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे और ये डिडक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं।